Hello children, I hope you all are well and safe at home. This is Vimlesh Sharma from Shiv Jyoti Educational Group कोटा। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक कनक जो हमारी व्याकरण पाठ्य पुस्तक है उसका हम पाठ 3 का जो अगला है उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। वो है हमारे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अब हम जानेंगे व्यंजन संधि के बारे में। जब व्यंजन संधि हम जानेंगे तो पहले हम व्यंजन के बारे में भी जान लेते हैं। तो आपने छोटी कक्षाओं से ही व्यंजन पढ़े हैं क ख ग घ, तो एक बार हम इनका अध्ययन भी कर लेते हैं। ये हमारे व्यंजन हैं क से लेकर ज्ञ तक, लेकिन व्यंजन संधि में हमें जो काम में आएंगे वो हैं क ख ग घ ङ। तो इसे हम क वर्ग कहेंगे जिसके ये 5 वर्ण हैं। इसके जो 5 वर्ण हैं, अब देखिए इसके जो व्यंजन है वो हमें काम में आएंगे तृतीय व्यंजन और पंचम व्यंजन। और जो हमारा दूसरा है च वर्ग जो च छ ज झ य, तो इसे हम कहेंगे च वर्ग। इसके 5 वर्ण हैं। जो इसका तीसरा है वो है ज और पंचम वर्ण है य। उसी तरह से ट ठ ढ ढ न, ये ट वर्ग कहलाएगा। इसकी 5 वर्ण है। इसका जो तृतीय है वो है ड और इसका जो पंचम वर्ण है वो है ण। इसी तरह से अगले व्यंजन है त थ द ध न, ये त वर्ग कहलाएगा। त वर्ग है, उसके जो पंचम वर्ण है वो ये आपको न तक दिखाई दे रहे हैं। इसका जो तृतीय है वो द है और इसका जो पंचम वर्ण है वो है न। उसी तरह से प फ ब भ म, ये प वर्ग कहलाएगा। इसके जो तृतीय वर्ण है वो है ब और इसका पंचम वर्ण है म। इनका प्रयोग बच्चों अभी हमें व्यंजन संधि में देखने को मिलेगा। अब जो ऊष्म व्यंजन है वो कौन कौन से होते हैं? वो श, श, स, ह होते हैं। और जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं? य, र, ल, व। अब हम इनका प्रयोग व्यंजन संधि के अंतर्गत जानेंगे और इनका प्रयोग किस तरह से करेंगे वो अब हम देखते हैं व्यंजन संधि में। तो अब हम जानेंगे व्यंजन संधि की परिभाषा। तो इसकी परिभाषा है बच्चों की जब स्वर के साथ व्यंजन की और व्यंजन के साथ स्वर की या व्यंजन के साथ व्यंजन की संधि होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। जो हमारे संधि करते हैं, संधि शब्द का जब हम विच्छेद करते हैं तो हमारे पास 2 सार्थक शब्द होते हैं। तो यहाँ जो पहला जो शब्द होगा वो व्यंजन और दूसरा शब्द होगा वो भी व्यंजन। और जो इसका दूसरा नियम है कि पहला जो शब्द होगा वो व्यंजन भी हो सकता है और वो स्वर हो सकता है। जो तीसरा है वो स्वर हो सकता है पहला शब्द, और दूसरा शब्द व्यंजन हो सकता है। तो इन्हें हम इस तरह से समझेंगे। इसके जो संधि विच्छेद 2 होंगे वो व्यंजन व्यंजन भी हो सकते हैं, व्यंजन स्वर भी हो सकते हैं और स्वर और व्यंजन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैंने एक एक उदाहरण यहाँ पे लिया है, जैसे कि उत धन नति। तो यहाँ पर हमारे संधि विच्छेद के 2 शब्द हैं। अब हमें इसमें देखना है जो हमारा पहला शब्द होता है उसका हम अंतिम वर्ण देखते हैं और जो दूसरा होता है उसका हम प्रथम वर्ण देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे त क्या है? जैसे भी अभी मैंने आपको व्यंजन में समझाया वो क्या है? व्यंजन। तो हमारा व्यंजन है। फिर उसके बाद क्या है? नति। न जो हमारा पहला जो वर्ण है वो क्या है? व्यंजन है। तो यहाँ पर व्यंजन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्यंजन और व्यंजन है। इसका अंतिम वर्ण और इसका प्रथम वर्ण व्यंजन है। तो इसका जो शब्द बना, जो इसका संधि बना वो है उन्नति। अब ये कैसे बना इनको हम नियम के अनुसार जानेंगे। अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि व्यंजन संधि में किस तरह से व्यंजन व्यंजन होते हैं, वो हमने उन्नति शब्द से समझा। अब देखिए व्यंजन और स्वर। तो देखिए हमारे पास 2 शब्द हैं। इसका अंतिम जो वर्ण है वो क्या है? त। ये क्या कहलाएगा? व्यंजन। ये क्या है? ई, जो क्या है? स्वर। तो जैसे यहाँ पे है तो इसका हमें जगत धन ईश बराबर जगदीश, हमारा जगदीश संधि हो गया। दूसरा है हमारा स्वर और व्यंजन। जब हम वी को पढ़ रहे हैं तो व के बाद ई की ध्वनि हमें सुनाई दे रही है, तो वो क्या है? स्वर। और छेद, तो छेद क्या है? व्यंजन है। जैसे कि यहाँ पर
दिखाया गया है। तो इन दोनों विच्छेद का जब हमने संधि बनाया तो क्या बना? विच्छेद। यहाँ पे व्यंजन संधि का जो पहला नियम है उसके अनुसार यहाँ पर हमने दो उदाहरण लिए हैं। तो हमारा पहला उदाहरण है वाक धन ईश। तो देखिए वाक क है व्यंजन, ठीक है, उसके आगे जो सेकंड जो दूसरा जो शब्द है उसका क्या है? ई, स्वर है। तो यहाँ पर व्यंजन और स्वर का मेल करना है, फिर हमें संधि बनानी है। तो जब भी क वर्ग का जो का वर्ग अगर यहाँ पे व्यंजन आ रहा है तो इसका हम तृतीय वर्ण लेंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी वहां पर बताया था कि क वर्ग का जो तृतीय वर्ण होगा वो होता है, तीसरा जो वर्ण होगा वो होगा ग। जैसे कि आप यहाँ पर चार्ट में देखेंगे कि क वर्ग है, क का तृतीय वर्ण ग हुआ, देखा आपने। तो अब हम यहाँ पर क हमारा बिना स्वर के है तो क का ग हो गया और उसे भी हमने बिना स्वर के लिख लिया। जब हम बिना स्वर के लिखते हैं तो क्या लगाते हैं? हलंत लगाते हैं। और ई हमारा स्वर है तो यहाँ पर हमने बड़ी ई, तो ग में जब हम स्वर मिलाएंगे तो क्या बना? गी बना। तो हमारा बच्चों इस संधि विच्छेद का जो संधि हुआ वो हुआ वागीश। क्या हुआ? वागीश। इसी तरह से बच्चों हमारा इसका दूसरा उदाहरण है वो देख लेते हैं। सत धन गति। तो पहला क्या है? व्यंजन, दूसरा क्या है? व्यंजन। दोनों के मेल से हम संधि बनाएंगे यहाँ पर, तो वो व्यंजन संधि हो गई। तो देखिए त यहाँ पर बिना स्वर के है तो अब हम त वर्ग का तृतीय वर्ण लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे चार्ट में दिया गया है त वर्ग का तृतीय वर्ण है द। क्या है बच्चों? द। तो यहाँ पर हम त हलंत लगा हुआ है, बिना स्वर के है, त का बना तृतीय वर्ण द। तो हमने इसको संधि बनाया सत गति की जगह, अब ये क्या बन गया? सद गति, जो कि यहाँ पर हमारी इसकी संधि बन गई। अब हम जानेंगे दूसरे नियम पर। तो हमारा इसका दूसरा नियम है, इसके हमने दो उदाहरण यहाँ पर लिए हैं। पहला उदाहरण है वाक धन मय। तो वांगमय बना। अब वांगमय क्यों बना? तो इसका एक नियम है, जो क है हलंत वाला है, बिना स्वर के है, तो इसका जो पंचम वर्ण है वो हम देखेंगे और मय हमारा ऐसे ही होगा। तो इसका वांगमय कैसे बना? जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया गया है क वर्ग का पंचम वर्ण। तो बच्चों यहाँ पर हमारे जो चार्ट है हिंदी का उसमें हम देखेंगे क का पंचम वर्ण है ङ। क ख ग घ ङ। तो यहाँ पर हम पंचम वर्ण लेंगे। तो यहाँ पे क की जगह ङ ले लिया तो बन गया वांगमय। इसी तरह से हमारा दूसरा उदाहरण है उत धन नति। अब देखिए त व्यंजन है, न भी व्यंजन है, इन दोनों को मिलाकर हम व्यंजन संधि बना रहे हैं। त का पंचम वर्ण, यहाँ पर भी हम त वर्ग का पंचम वर्ण लेंगे। जैसे कि चार्ट में दिया गया है त का पंचम वर्ण है न, क्योंकि त थ द ध न, त वर्ग का पंचम वर्ण न। तो यहाँ पे न हमारा क्या है? त हमारा बिना स्वर के है तो न भी बिना स्वर के होगा, तो यहाँ पर वो आधा होगा। इसलिए हमारा जो इसका संधि बना वो बना उन्नति। तो बच्चों इसी तरह से हम दूसरे नियम के अनुसार संधि बनाएंगे। हमारा व्यंजन संधि का जो अगला नियम है उसके हमने यहाँ पर दो उदाहरण लिए हुए हैं। पहला उदाहरण है हमारा स्वधन छंद। अब बच्चों यहाँ पे हम कौन सा नियम लगाएंगे वो यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं। स्वर अगर अ, ई, उ और री है, किसमें? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में अगर ये स्वर हैं तो उनके बाद अगर छ आए, छ आने के पहले हम उसमें क्या लगा देते हैं? च लगा देते हैं। च भी कौन सा लगाते हैं? आधा। तो देखिए स्वधन छंद, व में अ मिला है, ये मैंने अलग करके आपको दिखा दिया है। अब छ है इसके सामने तो मैं उसको क्या ले आऊंगी? छ के आगे च लेकर आऊंगी, वो भी आधा, और छंद हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो हमारा जो नियम है वो है कि अगर प्रथम शब्द के अंतिम में अगर स्वर आए और उसके सामने छ आता है तो हम आधा च ले लेते हैं। इसी तरह से हमारा जो दूसरा उदाहरण है अनुधन छेद। तो
तो अनु में ऊ मिला है, जब हमने इसको अलग कर दिया ऊ मिला है तो हमने लिखा ही है कि हमारा स्वर क्या आएगा ऊ। तो यहाँ पर ऊ आ गया, उसके आगे क्या है छ है, छ में उसके पहले हम क्या लगा देंगे आधा च लगा देंगे, तो क्या बन गया अनुच्छेद। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों अब हम जानेंगे नियम नंबर 4। इसके हमने यहाँ पे 2 उदाहरण लिए हैं और उनमें कौन से नियम लगेंगे वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। उत धन श्वास, यहाँ पे त है और यहाँ पे श है, दोनों ही क्या है व्यंजन है। तो नियम पहले जान लेते हैं कि त के बाद यदि श आधा या पूरा या स्वर सहित आता है, आने पर क्या परिवर्तन होते हैं। तो त का तो आधा च हो जाता है जिसमें हलंत है और श का छ हो जाता है। अगर वहां पर श के बाद कोई स्वर आता है तो हम उस छ के ऊपर लगा देते हैं। तो इसके उदाहरण देखते हैं। उत धन श्वास, त का हमारा हलंत वाला च बना और श का हमारा हलंत वाला छ बना। तो ऊ हमारा आ गया, उच्छ्वास हुआ, च हमारा आधा आ गया क्योंकि हलंत शिष्ट, त हमारा हलंत वाला है और शिष्ट श आ चुका है इसके यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, श में ई मिला हुआ है तो त का तो बना हमारा च हलंत वाला, श आने पर उसका बना छ हलंत वाला, लेकिन उसमें स्वर ई आ रहा है तो वो ई लगेगा उसमें। तो देखिए यहाँ पे जब च आधा होगा तो वो उसके छ के अंदर आएगा और ई की मात्रा हमारी उसके आगे से लगेगी। तो हमारा शब्द बना उच्छिष्ट, तो इसका संधि बन चुका है। तो इस नियम के अनुसार हमने ये 2 उदाहरण बनाना सीखे। अब हमारा नियम नंबर 5 है। इसके हमने यहाँ पे 2 उदाहरण लिए हैं। सम धन शय, तो बना संशय। अब आप सोचेंगे कि संशय कैसे बना, तो इसके कुछ नियम है। यहाँ पर ऊष्म व्यंजन दिए गए हैं, श श स ह, ये हमारे ऊष्म व्यंजन है, जैसे कि मैंने आपको पहले चार्ट में भी दिखाया था। अंतस्थ व्यंजन है य र ल व, हमारे अंतस्थ व्यंजन है। अगर म आता है, जैसे कि यहाँ पर म आया है, इसके सामने अगर कोई अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन आते हैं तो उस म का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाता है। अनुस्वार आप जानते ही हैं, उसके ऊपर क्या लग जाएगा, एक बिंदी लग जाएगी। तो देखिए म आ गया। अब ये म का जो इसके सामने क्या है, श। श कौन सा है हमारा, ऊष्म व्यंजन है। जब ऊष्म व्यंजन हो गया तो स म की जगह पर क्या आएगा, अनुस्वार, वो किस पे लगेगा, स पे लगेगा। तो यहाँ पर स पे अनुस्वार लगा और श आया हुआ था इसलिए अनुस्वार बन गया, म का ऊष्म व्यंजन था तो हमारा संधि बना संशय। इसी तरह से हमारा इसका दूसरा उदाहरण है। देखिए यहाँ पर म है तो श आया था तब तो ऊष्म व्यंजन था, अब यहाँ पे व आया, व व्यंजन है, वो है हमारा अंतस्थ व्यंजन। जैसे कि मैंने यरलव लिखा है तो व आया है तो ये अंतस्थ है। इसमें भी क्या होगा, म लिख लिया, व आया हुआ है तो अब जो म है उसका अनुस्वार बन जाएगा, तो वो किस पे लगेगा, स पे लगेगा। तो क्या बन गया, संवाद बन गया। तो बच्चों इसी तरह से हमने अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन का जब म के सामने आया तो उसका हमने ये उदाहरण बिंदी यानी कि अनुस्वार लगाकर बनाया। ठीक है। अब नियम नंबर 5 का एक और उदाहरण है जो हमारे सामने है, सम धन मान सम्मान। तो देखिए म बिना स्वर के है, उसी के सामने समान म आ रहा है, वो स्वर सहित है जिसमें आ की मात्रा है। तो जब इस तरह से म के बाद यदि म आए तो वो म द्वितीय व्यंजन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे म हमारा आधा है, स्वर रहित है, ये स्वर सहित है, तो ये आधा म होगा और ये मान पूरा ऐसे ही आ जाएगा। तो हमारा जो संधि विच्छेद का जो संधि बना वो बना सम्मान। उसी तरह से अब हमारा नियम नंबर 6, न का ण में परिवर्तन। इसका न का न में परिवर्तन कैसे होता है, इसके कुछ नियम है बच्चों, जो कि हमने वहां पर चार्ट में पहले देखा था। जो हमारा च और ट वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं और तीनों श होते हैं, श, श और श के अलावा जितने भी व्यंजन होते हैं
अगर वो दूसरे शब्द में आते हैं, कहीं पर भी पीछे आते हैं, बीच में आते हैं, तो उस न का ण हो जाता है। तो आगे आपको समझ में कौन कौन से च और ट वर्ग और श तीनों के अलावा जितने भी अगर दूसरे शब्द में वर्ण आते हैं बीच में न के, तो वो क्या बन जाएंगे? न बन जाएंगे। तो देखिए भूष धन अन, तो भूषण बना, तो अ और आधा श बन गया पूरा श, भू हमने ऐसे ही लिख लिया। अब ये जो अ के बाद अ स्वर तो हमारा श में शामिल हो गया, और जो न है वो किस में परिवर्तन हो गया? न में। तो बच्चों इसी तरह से न का ण में परिवर्तन हमने इस उदाहरण के द्वारा समझा है। विसर्ग संधि के बारे में कि विसर्ग संधि क्या होती है, तो यहाँ पर हमने उसका पहला नियम लिया है कि विसर्ग संधि में विसर्ग का ओ में परिवर्तन किस तरह से होता है। तो इसके हमने दो उदाहरण लिए हैं। हमारा पहला उदाहरण है तम धन तमह धन गुण। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये विसर्ग है, क्योंकि हम विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। इसके सामने हमारा व्यंजन कौन सा है? म में क्या मिला है? अस्वर मिला है। जैसे कि हमारा यहाँ पे नियम है कि जब विसर्ग के पहले अ स्वर है, तो उसके बाद अगर कोई स्वर होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन होता है, वर्ग होता है, जैसे क च ट त प लिया था, उसका जो तीसरा, चौथा, पांचवा जो होते हैं, वो व्यंजन अगर कोई है, तो उस और उसके साथ अगर कोई य र ल व, ये कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन हैं, तो उस विसर्ग का क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। तो देखिए अब आप यहाँ पे हमारे पास म है, म को हमें भी अ मिला है, तो अ को जब अलग किया तो अब इस विसर्ग का ओ बनेगा, क्योंकि ये अ हमारा आ चुका है। और इसके सामने ग क्या है? कौन सा है? क वर्ग का तृतीय व्यंजन है, जो कि हमने यहाँ पे 3, 4, 5 लिखा है, तो तृतीय है। कैसे है? क ख ग आ गया, तीसरा व्यंजन है, तो इस विसर्ग का क्या बन गया? ओ बन गया, जो कि हमारे म में लग गया ओ की मात्रा जानते हैं ना आप? ऐसे ये हमारी ओ है, ओ की मात्रा है, तो ये म में लग गया बच्चों। तो हमारा क्या बन गया? तमो गुण बन गया। उसी तरह से हमारा इसका दूसरा उदाहरण देख लीजिए। मनः धन बल, न है, न में अ मिला है, जैसे कि मैंने आपको अलग करके दिखा दिया है यहाँ पे। अब हमारा इसके सामने क्या आ रहा है? ब। अब देखिए हमारा ब कौन से वर्ग का कौन सा वर्ण है? तो हमने जब हम प फ ब, तो प वर्ग का तृतीय वर्ण है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो प फ ब, प वर्ग का तृतीय वर्ण, तो यहाँ पर उसका क्या बन जाएगा? विसर्ग का ओ बन जाएगा। तो यहाँ पर न के बाद इस विसर्ग का ब आने पर ओ बना, तो हमारा जो संधि बना वो शब्द कौन सा है? मनोबल। विसर्ग का दूसरा नियम है कि र में परिवर्तन कैसे होता है। तो इसके हमने यहाँ पे दो उदाहरण लिए हुए हैं। पहला है दुह, विसर्ग की आवाज ह की ध्वनि में होती है, धन गुण। अब दुर्गुण कैसे बन गया? तो ये र आ गया, ऐसे तो आपको समझ ही आ गया, पर ये कैसे बना? जब भी इस तरह का जो नियम होता है उसके कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है। अ और आ के अलावा भिन्न स्वर, यानी अ और आ नहीं होगा। पहला जो शब्द है उसके जो आखिरी का जो स्वर है वो अ आ नहीं होगा, उसका कोई भिन्न स्वर होगा। फिर उसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर, यानी कि वही व्यंजन। उसके अलावा और कौन से व्यंजन? य र ल व ह हो तो विसर्ग का र हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर अब हमारा है दुह धन गुण। ये द को जब उ हटाया हमने स्वर, तो उ आया, जैसे कि मैंने बताया कि अ आ के अलावा दूसरे स्वर होंगे, यहाँ पे हमारे उ स्वर आ गया। अब क्या है कि इसके सामने क्या है? ग। ग हमारा कौन सा? क वर्ग का तृतीय वर्ण है, तृतीय अक्षर है, क ख ग, तृतीय आ गया, जैसे कि मैंने वहां पे नियम में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इस विसर्ग का क्या बन जाएगा? र बन जाएगा, जो किस पे लगेगा? आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर, तो दुर्गुण बन गया। इसी तरह से हमारा जो दूसरा नियम है, वो दूसरा जो उदाहरण है वो देख लीजिए। निह धन बल, तो बन गया निर्बल।
अब ये निर्बल बना कैसे, देखिए न में से ई को हटा दिया, वही नियम है कि अ आ के अलावा, तो अ आ के अलावा यहाँ पे क्या आ गया, छोटा ई है, ये बच्चों छोटा ई है, तो अब विसर्ग हट जाएगा। ब कौन सा व्यंजन है, तीसरा है, कौन से वर्ग का है, प का, प फ ब, तो प वर्ग का तृतीय व्यंजन है, तृतीय अक्षर है, जैसे कि मैंने वहां पे नियम में लिखा हुआ है। तो इस विसर्ग का र बन जाएगा, तो हमारा बना, न में तो ई लगा और इस विसर्ग का नियमानुसार र बनेगा आधा, वो किस पे लगता है, आगे आने वाले व्यंजन पे लगता है, तो ये बन गया निर्बल। तो अब हम इसका जो अगला नियम है उसके बारे में जानेंगे। विसर्ग का श श स यानी कि हलंत वाले बिना स्वर के में परिवर्तन होना किस तरह से होता है, उसके हमने यहाँ पर 3 उदाहरण लिए हैं। इसके कुछ नियम भी हैं बच्चों, तो ये यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि हमारे विसर्ग लगा हुआ है, उनके सामने यदि च हो या छ हो, क हो या ख हो, ट हो या ठ हो, प हो या फ हो, त हो या थ हो, तो देखिए अगर विसर्ग के सामने च छ का क्या बन जाएगा, श हलंत वाला यानी कि बिना स्वर के। अगर विसर्ग के सामने ये तीनों चीजें होती हैं तो वो क्या बन जाएगा, श षटकोण वाला बिना स्वर के। और विसर्ग के आगे यदि त थ है तो उसका बन जाएगा बिना स्वर के आधा स, जो सपेरे वाला है। इनके हमने यहाँ पे एक एक उदाहरण लिए हैं, तो हम जान लेते हैं। सबसे पहले च छ वाले को देख लेते हैं। दुह धन चरित्र, ठीक है, विसर्ग है। अब हमें ये देखना है, च आ रहा है, विसर्ग के आगे क्या आ रहा है, च, तो ये च है। जब ऐसे आता है तो क्या बन जाता है, हलंत वाला श बन जाएगा। तो देखिए हलंत वाला श कैसे होगा, इसमें हलंत नहीं लगाएंगे, वहां मैंने हलंत लगाया हुआ है, लेकिन जब हम शब्द के अंदर उसे लिखते हैं तो क्या होगा, उसको बिना पाई के लिखते हैं। बिना पाई, पाई जानते हैं ना आप, इस तरह से पाई लगाई जाती है, ये पाई होती है, ठीक है। तो बिना पाई के हम आधा श ऐसे लिखते हैं, तो हमारा क्या बन गया, दुष्चरित्र, ठीक है। अब हम दूसरे नियम पर आ जाते हैं। उसका मैंने एक उदाहरण लिया है, प वाला ले लिया है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, निह धन पाप। तो विसर्ग के पहले अगर इनमें से जो भी आते ये होते हैं अघोष, ठीक है। प यहाँ पे आ गया पाप, प आ गया हमारा व्यंजन, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, श बन जाएगा, जो हमारा बिना स्वर के है। तो जब हम इसे किसी भी शब्द के बीच में लिखते हैं तो हलंत वाला नहीं लिख के ऐसे लिखते हैं, बिना पाई वाला, ठीक है। अगर पाई है तो उसमें स्वर है, कौन सा स्वर, अस्वर। तो बच्चों अब हमने संधि के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम इसके कुछ अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए। यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, जैसे हमने प्रश्न नंबर 3 का एक उदाहरण यहाँ पे लिया है, मद धन उन्मत्त, तो क्या बना, मदोन्मत्त। तो कैसे बना, द में अ है और यहाँ पर दूसरा जो शब्द है उसका पहला वर्ण क्या है, ऊ है। जब अ आ इधर होते हैं और वहां पर जब ऊ और छोटा ऊ बड़ा ऊ हो जाता है तो वो क्या बन जाते हैं, ओ बन जाते हैं, तो बन गया हमारा मदोन्मत्त। अब देखिए इसका जो हमारा दूसरा उदाहरण है यहाँ पर, नील धन आकाश, तो क्या बन गया, नीलाकाश, ठीक है। इसी तरह हमारा प्रश्न नंबर 4 है बच्चों कि संधि विच्छेद करके लिखिए। अब यहाँ पर हमने 2 उदाहरण लिए हैं, पर धन उपकार बनना परोपकार। तो यहाँ पे अ है, जब यहाँ पर अ और आ होते हैं, यहाँ पर ऊ और ऊ होता है, तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, ओ में, तो यहाँ पर बना परोपकार। पर धन उपकार बराबर परोपकार। अब यहाँ पे दूसरा उदाहरण है सतीश। सतीश का हम किसी तरह से संधि विच्छेद करेंगे, सती धन ईश बराबर सतीश। यहाँ पर बड़ा ई और यहाँ पर बड़ा ई, तो बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा ई। तो हमारा त पे बड़ी ई की मात्रा ई, तो सतीश बन चुका है। अब हमारा प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों से
निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए। अब यहाँ पर जो शब्द दिए हैं उनके हमने क्या करने हैं, संधि बनाने हैं। तो हमारा जो पहला उदाहरण है वो हमने यहाँ पे लिया है कि मनः धन रथ। मनः ये विसर्ग संधि है, तो यहाँ पर जब भी अंतिम वर्ण में विसर्ग के पहले जब कोई वर्ण होता है, अगर उसमें अ है और सामने र है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, ओ में। तो यहाँ पर विसर्ग का क्या बन गया, ओ बन गया। तो हमारा शब्द बना, संधि हमारा बना मनोरथ। इसी तरह से हमारा जो इसका दूसरा उदाहरण है, इसी तरह से हमारा यहाँ पे दूसरा उदाहरण है बच्चों, निहिधन कलंक। तो आपने पहले अभी मैंने आपको विसर्ग के कुछ नियम बताए थे, उसमें बताया था कि जब भी विसर्ग के आगे क आता है तो उसमें क्या होता है, वो आधे विसर्ग जो है आधे श में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर इसका जो संधि शब्द बना वो बना निष्कलंक। तो बच्चों ये आपको समझ में आ ही गया होगा। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। तो हमारा प्रश्न नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए। तो यहाँ पर हमारे जो है संधि विच्छेद दिए गए हैं, अब हमें इनको क्या बनाना है, संधि बनानी है। अब देखिए इसका क्या आंसर तो हमने लिख लिया दिगंबर, पर वो कैसे बना। तो ये हमारा जो क वर्ग है ना, इसका तृतीय वर्ण आएगा, वो होगा क ख ग हो गया, और ये क्या है, स्वर है, तो वो उसमें शामिल हो जाएगा। तो क्या बना, दिक धन अंबर बराबर दिगंबर। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको संधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसके नियम के अनुसार अगर संधि बनाना सीखेंगे, उनका विग्रह बनाना सीखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।